हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। आप सभी को पता है कि हम आजकल जेईई के मिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो HP JPT टैट है उसके क्वेश्चन पेपर्स है। क्योंकि जब आप कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास जो टैट वाला जो सेक्शन होता है वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो हमारे लिए जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे पास टॉपिक्स पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपसे संधि से आया हुआ है। संधि वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाना। ज़्यादातर आपसे स्वर संधि और व्यंजन संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके जो भेद है स्वर संधि के वहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन से शब्द में स्वर संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास भवन। तो भवन ये आपका स्वर संधि का है। और इसी से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि भवन कौन सी संधि का है। तो भवन आपका स्वर संधि का बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। और नेक्स्ट बात करें बी, ये आपका पावन, तो ये भी आपका स्वर संधि का है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो भवन और पावन दो शब्द है ना, ये आपके ऐसे शब्द है जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड होते हैं, तो इनको याद रखना आपने, ये स्वर संधि है। नेक्स्ट बात करें तो सी ऑप्शन है मनोहर, ये भी आपका स्वर संधि है। लास्ट जो डी ऑप्शन है ये है संयोग, ये आपका स्वर संधि नहीं है। जो संयोग है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो जब आप बचपन में स्कूल में हुआ करते थे तो आपसे देखो पत्र लिखाए जाते थे, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है। तो हमें बताना है, जो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो लेटर का कोई टाइप नहीं है, जो कि पत्र का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले दिया है पारिवारिक पत्र, बी है बधाई पत्र, सी है आपके पास कायित पत्र और डी है आपके पास प्रेम पत्र। तो देखो बधाई के लिए हम आपको पत्र लिखाते थे, जब कोई भी आपका दोस्त पास हो जाए तो उसको बधाई देने के लिए, उसकी शादी हो तो अब भी आपको बधाई पत्र लिखाया जाता था। शिकायत पत्र भी लिखाया जाता था कई बार, जैसे पोस्टमैन के ऊपर, डाकिया मैन के ऊपर आपके देखो पत्र लिखाया जाता था। प्रेम पत्र होते हैं वो भी होते हैं। तो जो ये पारिवारिक पत्र है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है कि पत्र का प्रकार नहीं है। तो जो पारिवारिक पत्र है वो पत्र का प्रकार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे गया किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते। आखिर जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए है उ, इसको हम पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मौ, इसे भी हम पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है शौ, जो शौ है इसमें देखो हलंत लगे, इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वॉ को भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। तो वर्णमाला से बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वर और व्यंजन हो गए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि आपके पास कुल कितने वर्ण हैं, तो आपके पास वो 52 वर्ण है। अगर आपसे मुख्य वर्ण पूछे जाए तो वो 44 होते हैं। और कई बार यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वर्ण के कितने भेद है, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है एक व्यंजन होता है। और क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्वर के कितने भेद, स्वर कितने होते हैं, तो हमारे पास 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स और मतलब पॉइंट्स होते हैं जिन्हें को आपको याद रखना होता है, ताकि कि आपको कभी भी पेपर में पूछे जाए तो आप इजीली कर पाओ। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा गया है, तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो तलवार क्या है, हमारे एक शस्त्र है, ठीक है, जिससे कि हम हमला करते हैं किसी को मारने के लिए। तो तलवार एक शस्त्र है और हमला कर रहा है, जो तलवार है उससे हमला करना। तो हमलावर कौन हो गया, कोई इंसान जो कि हमला कर रहा है। फॉर द एग्जाम्पल मेरे हाथ में तलवार है और मैं हमला कर रहा हूँ, तो जो मैं हमलावर है वो मैं हूँ और जो तलवार है वो एक शस्त्र है। तो यहाँ पे पूछा गया तो हमलावर प्रयोग किसका कर रहा है, एक शस्त्र का प्रयोग कर रहा है ना, किसी को मारने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एक अस्त्र का, ऑप्शन नंबर बी है एक शस्त्र का, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास अस्त्र और शस्त्र दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक शस्त्र का प्रयोग कर रहा है किसी को मारने के लिए, ना वो अस्त्र का कर रहा है ना वो दोनों का कर रहा है, वो सिर्फ शस्त्र का प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लूत क्या है। आखिरकार जो प्लूत है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एक स्वर का भेद है। ऑप्शन नंबर बी है एक व्यंजन का भेद है। ऑप्शन नंबर सी है एक संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी है मात्र एक शब्द है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो जो प्लूत है ये वर्णमाला का है, ठीक है, और ये आपका एक स्वर का भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वर का भेद है। तो स्वर के आपका जो भेद है वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें हमारा बहुत कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ही अधिक समय लगेगा, मतलब जो हमारे ह्रस्व स्वर थे उससे अधिक समय लगेगा, दुगना समय लगेगा, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे आते हैं दीर्घ स्वर में। और प्लुत वो वाले स्वर होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि बोलेंगे ओम, हे राम, हरिओम, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो हमारे प्लुत स्वर के अंदर आते हैं। तो आपने ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो ह्रस्व है वो भी एक स्वर है, जो दीर्घ है वो भी स्वर का भेद है, और प्लुत ये भी हमारा स्वर का भेद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा लेखक से आया हुआ है। लेखकों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर किस लेखक ने किस चीज़ को लिखा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक कौन है। तो जो लेखक है ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ये सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक थे ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक है आखिर वो कौन है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनके द्वारा ये गीत लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका लेखक से पूछा गया है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको जो लेखक वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कभी भी लेखक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपको ही हेल्प करेगा आपके टैट में। क्योंकि अगर आपने इन लेखकों के बारे में लिखा होगा, क्या पता कि जो एग्जामिनर है वो इन्हीं में से कोई डाल दे, तो आपको वहाँ पे इजीली हो जाएगा आंसर करेक्ट करने में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरा नहीं लिखा है। तो ए है हमारे पास रंगभूमि, बी है हमारे पास कर्मभूमि, सी है हमारे पास गोदान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये तीनों के तीनों जो उपन्यास है ये हमारे मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरे लिखे हुए हैं, रंगभूमि भी, कर्मभूमि भी और गोदान। तो इसमें बताया जाता है जो मंगल सूत्र है वो वाला जो उपन्यास था वो उन्होंने आधा छोड़ा था, उस उपन्यास को इन्होंने पूरा नहीं लिखा था। बाद में उस उपन्यास को इनके ही पुत्र ने लिखा था। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जो मंगल सूत्र है उसको याद रखना, मंगल सूत्र उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरा नहीं लिखा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका लेखकों से ही आया हुआ है। तो इस बार आपके पास लेखकों से 3-4 क्वेश्चन आए हुए, तो देख लो लेखक वाला जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या रिपीटेड हो जाए, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो चारों के चार ऑप्शन इनको मैं डिस्कस करूँगा तो आपको पता लग जाएगा इन चारों में से क्या तक किसी भी ना किसी से आपसे क्वेश्चन बन ही जाए इस बार। तो क्वेश्चन है, किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए रखा है हमारे पास उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास सुखमय जीवन। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास बुद्धू का कांटा, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ईदगाह। तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी कहानी हमारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं लिखी है। तो जो हमारी ईदगाह है ये कहानी इनके द्वारा नहीं लिखी गई। जो हमारी ये 3 ऑप्शन है ना, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों की तीनों कहानी हमारी लिखी है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और जो ईदगाह कहानी है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो जो इस कहानी के लेखक है वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो मुंशी प्रेमचंद्र है तो उन्होंने कौन सी कहानी लिखी है, तो वो ईदगाह कहानी लिखी है। तो देखो यहाँ से आपके चारों के चारों जो टॉपिक है, मतलब चारों के चार ऑप्शन है, ये आपका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आखिर किसने कौन कौन से कहानियाँ लिखी हुई है। तो आपने इसको कभी भी मत भूलना, क्योंकि क्या भरोसा कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा लिपियों से क्वेश्चन आया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो ये चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये क्लियर हो जाएगी, तो क्या भरोसा लगता है कि इन चारों में से इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है। तो हमारे को बताना है कि कौन सा जो मिलान है यहाँ पे वो लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है। तो क्या भरोसा कल को आपसे पूछा जाए कि आखिर कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, और यहाँ पे जो चार भाषाएं इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो इनकी लिपियों के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या इन चारों भाषाओं में से कोई एक भाषा आपके पास दी जाए कि अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो आपका क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ही आपको थोड़ा बहुत करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है कि अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है कि पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है कि मराठी जो है अरा लिपि में लिखी गई है। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कि ब्रज भाषा आपकी हिंदी। तो देखो जब हम बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे आपसे गलत मिलान को पूछा गया जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है क्योंकि अंग्रेजी तो आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है, ये बात सही है। नेक्स्ट बात करें तो पंजाबी गुरमुखी, तो जो पंजाबी वो भी आपकी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो मराठी, जो मराठी है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जो ये वाला मिलान है ये आपका बिल्कुल गलत है, और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी सी है, क्योंकि आपसे यहाँ पे गलत ही पूछा गया, तो गलत जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रज भाषा हिंदी, तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ब्रज भाषा भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी एक तरीके से सही है। पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, क्योंकि जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या पता यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन जाए कि आखिर अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, या क्वेश्चन पूछ दिया जाए पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, या मराठी के बारे में पूछ दिया जाए, या ब्रज भाषा के बारे में पूछ जाए कि आखिर किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है जब मैंने एंट्रांस दिया था एक बार बहुत पहले, तो उस वक्त भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे पास एंट्रांस में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि जो थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप एक तरीके से, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आज इस क्वेश्चन को आपने क्लियर करके जाना है, और इस क्वेश्चन का आंसर को बिल्कुल याद या रट के जानना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है अक्षर, ऑप्शन नंबर सी है वाक्य, और ऑप्शन नंबर डी है पद। तो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम कहते हैं पद, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्द से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगरूढ़ है। तो जो शब्द के बारे में ना, ये मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो है जब मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया उसमें बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख लेना। बट यहाँ मैं सिर्फ आपको युगरूढ़ शब्द के बारे में बता लेता हूँ। ये वो वाले शब्द होते हैं जिसका हम ना संधि तो कर सकते हैं, मतलब संधि बोले तो जो इन शब्दों का होता है ना, उनको हम विच्छेद तो मतलब उनका आधा आधा तो कर सकते हैं, बट जो उनका शब्द का मतलब होता है वो कोई तीसरा ही आता है। मतलब जो आपके बहुव्रीहि समास होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसको बोलते हैं हम, शिव जी को। तो ऐसे वाले शब्द हमारे योगरूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास योगी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास भोगी, ऑप्शन नंबर सी है रोगी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो भी शब्द है ये हमारे योगरूढ़ शब्द नहीं हैं। योगरूढ़ शब्द के अंदर आता है जैसे कि आपका बोल दो गजानंद, इस तरीके के शब्द हो गए जिसमें भगवानों के लिए यूज़ किए जाते हैं, या बहुव्रीहि समास हो गए, तो वो वाले शब्द हमारे योगरूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कात्यायनी एक महाकवि है, वाक्य में कात्यायनी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, उद्धरण चिन्ह हमारा लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास समास से आया हुआ है। समास हो गया, संधि होगी, ये
बहुत सारे शब्द हो गए, वर्ण हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो कल यानी कि मंडे को हमारा एक मेगा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसको कोई भी मिस मत करना है, जिसमें कि आपको सबके रूल्स बताए जाएंगे कि आखिर वर्ण किस तरीके से मतलब विच्छेद होते हैं, वर्णों के आगे आगे किस तरीके का है, और शब्द के बारे में हो गए, समास, संधि, मतलब इनके जो रूल्स वगैरह है, जितना भी हमारा व्याकरण में रूल वगैरह है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में कल हम बात करेंगे। तो कल की वीडियो में आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको हिंदी सेक्शन के लिए। तो फिलहाल अभी बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, गजानन शब्द में कौन सा समास है। तो समास के बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, बट यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ए है हमारे पास अव्ययभाव समास, बी है हमारे पास दिया हुआ द्वंद्व समास, सी है तत्पुरुष समास, और डी है हमारे पास बहुव्रीहि समास। तो जब हम बात करें अव्ययभाव समास, तो ये हमारे वो समास होते हैं जिसमें पहला पद या पहला अव्यय प्रधान हो, मतलब यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के जो समास होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। द्वंद्व की बात करें तो इसमें आते हैं रात दिन, सुबह शाम, ऊपर नीचे, या तो इसमें और लगा होता है या बीच में डैश लगा होगा, तो वो वाले जो समास होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं हमारे कारक वाले, इसकी कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे शब्द हो गए वो हमारे तत्पुरुष में आते हैं। और बहुव्रीहि समास होता है जहाँ पे हमारा भगवानों के लिए यूज़ किया जाता है। तो गजानन जो है वो हमारा बहुव्रीहि समास है। तो क्योंकि ये हमारा जो गजानन है ये हमारे गणेश के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा फिर सही क्वेश्चन है। हमारा अलप्राण महाप्राण से आया हुआ है। ये ऐसा टॉपिक है आपका जो कि क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं आपसे, और ये जितने भी रूल्स वगैरह किस तरीके से आते हैं वो सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अलप्राण नहीं है। अलप्राण वो होते हैं जब हम वर्णों का उच्चारण करें तो जो वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ कम निकले, और महाप्राण हमारे वो होते हैं जहाँ हम वर्णों का उच्चारण करेंगे और जो वायु की मात्रा होती है वो कुछ ज़्यादा बाहर की तरफ निकलती है। तो जब हम बात करेंगे टॉ, रॉ, यॉ, ये आपके अलप्राण है। जो आपका हॉ है वो अलप्राण नहीं है। जब भी आपसे कभी भी हॉ दिख जाए ना दिया हो, साथ में पूछो कि अलप्राण नहीं है, तो हॉ आपका अलप्राण नहीं आता, ये महाप्राण में आता है। इस चीज़ को आपने याद रखना, क्योंकि जब आप हॉ का उच्चारण करोगे तो बाहर की तरफ जो वायु की मात्रा होती है ना बहुत ज़्यादा आती है, पर जब आप टॉ, रॉ, यॉ की उच्चारण करोगे तो वायु की मात्रा कम आती है। और एक सिंपल ट्रिक याद रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो मुंह के सामने ना आप हाथ रख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि वर्ण का उच्चारण करते वक्त आपको वायु की मात्रा बाहर की तरफ कितनी आ रही है और कितनी नहीं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछे गए बाप दादा शब्द हैं। ये क्वेश्चन है मैंने बहुत बार देखे, बाप बेटा, माँ बेटी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आखिर कैसे शब्द होते हैं। तो ये आपके बहुवचन शब्द होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। जब भी आपके पास ऐसा आ जाएगा कि बाप दादा, बाप बेटा, ऐसे शब्द जहाँ भी दिखे तो सीधे आपका टिक आना चाहिए बहुवचन के ऊपर। तो मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है कारक से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास जो कि मैंने आपको नहीं कराया होगा मेगा प्रैक्टिस सेट में। उस वीडियो को ज़रूर देखना, बस उसमें आपको लिंग बदलो, वचन बदलो और पर्यायवाची शब्द नहीं कराए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आप जितना मर्जी पढ़ लो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी आ सकता है। तो मतलब आप उसको स्किप कर सकते हो, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है कारक से आया हुआ, यहाँ पर हमारे पास पूछा गया कि मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित कारक है। तो के साथ कौन सा कारक है हमारा। ए है ऑप्शन नंबर ए हमारे को दे रखा है संबंध, बी है कर्ता, सी है कर्ण और डी है अधिकरण। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण के को लिए। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, कर्ण। नेक्स्ट बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया 12, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 10 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो जो हमारी हिंदी में सर्वनामों की संख्या है वो हमारे पास 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आपने याद में रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2-3 बार पहले पूछा गया हुआ है। ये आपका 2021 में भी आया हुआ है कि ऐसा 2016 में भी आया हुआ है साथ ही साथ। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आपको पता है विशेषण क्या होता है, जिससे कि हमें किसी की विशेषता के बारे में पता चले। और विशेषण के कितने भेद है ये भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखें 4 भेद है, ठीक है। तो विशेषण के जो है वो है सच्चा, क्योंकि जो सच्चा है वो एक किसी व्यक्ति की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। वैसे मिठास ये भी बोल सकते हो, पर ऑप्शन नंबर सी
सच्चाई जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट और प्रेफरेंस आप इसको ही दोगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा आया हुआ है कि पुरुष का विशेषण क्या है? तो पुरुष का विशेषण क्या होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों को कहा जाता है। एक पुरुषार्थ हो गया, एक पौरुष। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनाना क्रिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है कि आपसे अपनाना क्रिया किसे कहते हैं। ये आपका 2017 में आया था और शायद से 2015 में और 2018 में आया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब 3-4 बार आया हुआ है। अपनाना क्रिया किसे कहते हैं? तो ये हमारे सर्वनाम से है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये है घी खिचड़ी होने का अर्थ है। तो देखो ना, कई बार हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम, किस तरह की खिचड़ी, मतलब घुल मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। घी खिचड़ी होने का अर्थ होता है कि घुल मिल जाना। जब हम बहुत बार होता है कि हम ना अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं मुहावरों का, पर जब एग्ज़ाम में बारी आती है तो ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार अरे परे टिक लग जाता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, बहुत ऐसे बोलते हैं बाद में पेपर देने के बाद, ओहो इसके बारे में तो मेरे को पता था पर गलती से मेरे से वहाँ पे टिक हो गया गलत ऑप्शन में। तो कई बार हो जाता है, पर आपने ध्यान रखना होता है छोटी छोटी बातों, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टैट के लिए। तो घी खिचड़ी होने का अर्थ होता है मतलब खूब घुल मिल जाना। ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर, तो आपने देख लेना उसमें अगर खूब घुल मिल जाना होगा या कुछ भी होगा, मतलब अच्छे से बातचीत करना, ऐसा कुछ होगा तो वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलंकारों से है वह, तो ये वाला टॉपिक हमारा रहता है अलंकार हो गए, छंद हो गए, रस हो गए, ये आपका थोड़ा टॉपिक रहता है, और महान लेखकों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। इसका भी आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें कि आपको सारा ये जितने भी 4-5 टॉपिक बचे हैं वो डिस्कस करा दिए जाएंगे। बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे पास अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका अलंकार से आया हुआ, ये है अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हमारे पास रूपक अलंकार लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बाकी जो इनके रूल्स वगैरह है वो आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाएंगे, सारे के सारे जो भी आपके पास बचते हैं, छंद हो गए जैसे कि रस हो गए, महान लेखक हो गए, अलंकार, बस इतना ही आपका टॉपिक बचता है। बाकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिया, और थोड़े बहुत मुहावरे रह गए उनके बारे में भी हम उसी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका छंद से आया हुआ ये वाला टॉपिक भी रहता है, मतलब आपका हो जाएगा कवर शायद से 1-2 दिन के अंदर अंदर में, मेगा प्रैक्टिस सेट रख लो। तो यहाँ पे आया हुआ है आपका मंगल भवन अमंगलहारी। ओहो ये तो सबसे आसान टॉपिक है भाई, जो जिसको नहीं आया ना फिर वो तो भाई, क्योंकि तो आपकी चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ही सही है। ये तो एक छोटा बच्चा होगा ना वो भी बता लेगा, तो इसको आपने याद रखना है जहाँ भी ऐसे होता है कि मंगल भवन अमंगलहारी, क्योंकि चौपाई है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी छंद वगैरह के बारे में हम आपको बता लेंगे, 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी आपके पास कोई वीडियो मेगा प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करें तो ये है विलोम शब्द से आया हुआ, निंदा का विलोम होगा। तो निंदा का विलोम होता है हमारे पास स्तुति, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास आया हुआ है समास से आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है? तो आपको पता है अव्ययभाव समास वो होता है जहाँ पे पहला पद या पहला अव्यय प्रदान होता है। तो यहाँ पे जो रातों रात आपका समास है, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो रातों रात है ये आपका अव्ययभाव समास है। तो समास के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने बता दिया, 2-3 वीडियो जिसमें कि समास के बारे में बहुत डिटेल में हम जा चुके हैं, तो आप उनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कारक से आया हुआ है, तो जितने भी हमने मतलब अभी तक जो क्वेश्चन आए ना उसमें से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है जो कि आपको कराने को रहते हैं। बाकी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में आपको नहीं कराया गया होगा। और जिस बच्चों ने मेगा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, क्योंकि कई बार कोई नए बच्चे आ जाते हैं तो मतलब, तो आप जाके देख लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब हिंदी अगर आपने वहाँ से पढ़ लेना मेगा प्रैक्टिस सेट से, तो आप हिंदी बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गया हूँ मैं, जितना डिटेल में गया हूँ उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है विभक्ति कारक में कौन सा विषम है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, में पर संबंध, ये आपका विभक्ति कारक से विषम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास पूछे गए हैं कलम तोड़ देने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा वाला टॉपिक भी बहुत ही ईजी भी बोल सकते हो एक तरीके से, क्योंकि
मुहावरे आप आसानी से समझ सकते हो आखिर क्या हो सकता है कि कलम तोड़ देने का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका बिल्कुल सही है, अत्यंत मार्मिक रचना करना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे गए किस शब्द का बहुवचन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपके पास। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना, प्रत्येक, इसका बहुवचन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 78 है आपके पास, भुलक्कड़ में प्रत्यय है। तो देखो ना, कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी में कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। तो इस बीच में आपने ध्यान रखना है, जो उपसर्ग होता है वो स्टार्टिंग वाली चीज़ होती है, जो प्रत्यय होता है वो लास्ट वाला। तो यहाँ पे भुलक्कड़ में जो प्रत्यय है वो है हमारे पास अक्कड़। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है आपके पास। नेक्स्ट बात करें तो 79th क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है। तो फारसी शब्द से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक थोड़ा जो मेरा अपना लॉजिक लगा लेता हूँ, बीच में कई बार लग जाता है। तो बस फारसी में फ़ॉ पहले आता है, तो देख लेना जिन शब्दों में आपका फ़ॉ है तो वो तो होता ही होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास अफसोस, तो अफसोस हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो कई बार आपके तुक्के होते हैं या आपका लॉजिक होता है ना, वो हेल्प कर देता है आपको। जैसे कि फारसी है तो फ़ॉ है, तो मैं वही देखता हूँ कि किस शब्द में आपके पास फ़ॉ लिखा है, जिसमें फ़ॉ लिखा होता है तो उसमें टिक लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे भी जो अफसोस है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करें हम, ये आपका भाषा से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे सुबह शब्द किस भाषा का है। तो ए आपके पास तत्सम है, बी हिंदी है, सी फारसी है, डी अरबी है। तो देखो, जब तो इन्होंने फारसी और अरबी दे दिया तो हिंदी और तत्सम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो देखेंगे आप, सुबह इसमें फ़ॉ भी नहीं है तो ये फारसी का भी नहीं है, तो ये अरबी का शब्द है। तो जो सुबह शब्द है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम शब्द हमारे वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास यहाँ पे है वो बिल्कुल सही है, उज्ज्वल। तो अगर हम बात करें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे पूछा गया कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो आप सभी को पता है जो हमारे वेद वगैरह, जितने भी ग्रंथ वगैरह वेदों है, तो उनकी रचना किस भाषा में हुई, हमारी वैदिक संस्कृति में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मतलब जितने भी हमने आज के वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो करेंगे अभी आज की वीडियो में आगे, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपके रूल वगैरह लग जाते हैं, वो तो आप रूल से सॉल्व कर सकते हो। पर कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपको याद करना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन, इसको आप याद भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे याद रहेगा तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये पूछा गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पे आप कोई तुक्का तो लगाओगे नहीं, कोई रूल तो यहाँ लगने वाला है नहीं है। तो ये तो आपको डेट याद ही रखनी पड़ेगी, जो 10 जनवरी है तब आपका क्या है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास यहाँ बिल्कुल सही है। सबके सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, जो आजकल हमारा सेट चला हुआ है, वन शॉर्ट सेट है जो मैंने चलाया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आलतू फालतू के क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज रहोगे और इससे कोई भी फायदा आपका नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि वो टैट की बुक उठा के सब पढ़ने लग जाते हैं, सब रटने लग जाते हैं, पर उससे ना कुछ नहीं होता है, उससे आपका टैट नहीं निकलता। यही आपका रीज़न होता है कि आपका टैट नहीं निकलता, क्योंकि आप सब चीज़ें मिक्स कर लेते हो और मिक्स करने के बाद फिर आपको ये पता नहीं चलता आखिर आपने पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और टैट को किस तरीके से आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया हुआ वाक्य से। वाक्य वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गया कि वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में आपके ना संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या मिला करके, मतलब वह खाना खाकर फिर वो सो गया, खाना खाने के बाद सो गया, तो ये आपका संयुक्त क्रिया के अंदर आता है ऐसे वाले वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करिए तो क्वेश्चन है आपके पास पूछा गया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये किस तरीके का वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ए ऑप्शन दे रखा है निषेधवाचक, बी है आपके पास दिया हुआ है विधिवाचक, और सी है आपके पास दिया आज्ञावाचक, और डी है संकेतवाचक। संकेतवाचक होता अगर आपको संकेत दिया गया होता, कोई संकेत बताया गया होता, मतलब पहेलियाँ जैसी होती है, मतलब संकेत दे रहे किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो संकेतवाचक होता। आज्ञावाचक में आपको देखो आज्ञा दी जाती है कि खिड़की को खोलो, दरवाज़ा बंद करो, तुम यहाँ से उठ के वहाँ जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम अंदर आओ, तो आज्ञा दे रहे, तो आज्ञावाचक वो हो गए, ठीक है। विधिवाचक होता है जहाँ पे आपको विद्या बताई जा रही है, पहले आपने ये करना है, फिर आपने उसके बाद ये करना है। जैसे कि कोई भी रेसिपी बता लो आप, जैसे कि चाय बनाते हैं तो उसकी विधि होती
होती है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसकी विधि होती है, जो मेथड्स होते हैं जिस चीज़ कार्य को करने के लिए, तो वो आपका विधिवाचक है। तो यहाँ पे निषेधवाचक है जहाँ पे कि आप सहमत नहीं हो किसी चीज़ से, या आपका निषेधवाचक के अंदर आ जिसमें आप बिल्कुल बोल रहे हो कि मैं आपके जो वाक्य बोल रहे हो, आप जो चीज़ बोल रहे हो उससे सहमत नहीं हूँ, मुझे जो आप बता रहे हो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे जो वाक्य आते हैं वो हमारे निषेधवाचक होते हैं। विधिवाचक आपको पता चल गया, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। अगर आपके पास कभी भी कुछ भी इनमें से आ जाए तो आपने याद रखना, विधियों में आपको विद्या बताई जाती है, स्टेप्स बताए जाते हैं। आज्ञावाचक में क्या है, आपको आज्ञा दी जाएगी कि किस कार्य को किस तरीके से करना है। संकेतवाचक में आपको संकेत दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ अर्थ। अर्थ वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके अर्थों से रिगार्डिंग, कि मुहावरे का अर्थ, किसी मुहावरे का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, आधा तितर आधा बटेर होने का अर्थ होगा, तो इसका जो सही अर्थ होता है वो है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ठीक है आपके पास, बेमेल तथा बेढंगा होना, तो ये आपका बिल्कुल सही है इसका अर्थ, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि आधा तितर आधा बटेर होने का अर्थ क्या था, तो बेमेल तथा बेढंगा। बेढंगा याद रख लेना आपने बस, अगर आपको याद रह जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समास से। समास वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो क्वेश्चन है आपके पास, धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है। तो ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जिसमें ना बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो कई इसमें कर्मधारय समास बोल रहे थे जब मैंने देखा था किसी को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। जो आपका धर्म है तो इसमें जो समास लगा है वो आपका द्वंद्व लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास, दिग्गज में प्रयुक्त संधि है। तो जो हमारा दिग्गज है ये हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आधा गौ और पूरा गौ है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास जब आपका इसका जब भी संधि विच्छेद करोगे तो इसमें आपके पास जब संधि विच्छेद होगा ना तो इसमें स्वर नहीं बल्कि व्यंजन लगते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। तो समास और संधि इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है आपके पास, और बहुत बार वीडियोस में बताया पहले, तो आप उन वीडियोस को देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को बताने में। वो था गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास का अर्थ है। तो जो अर्थ वाले क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास, ये क्वेश्चन आपके पास पीछे भी आ रखा है और क्वेश्चन पेपर में, मतलब कि जो आपके शायद से 14 या 15 का है जो उसमें भी आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या पता रिपीटेड हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपने लिख लेना। तो क्वेश्चन था गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास का अर्थ, तो इसका मतलब होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। ऐसा कोई चीज़ जिसका दृढ़ सिद्धांत ना हो उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको हमने फिल करना है। ये है सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। तो हमें बताना कि आखिरकार जो सत्य और अहिंसा होता है उसके बीच किस तरीके का संबंध होता है। तो जो हमारा सत्य और अहिंसा के बीच हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, तो उसके बीच हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही गहरा। नेक्स्ट बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। ज़्यादातर ना आपसे भेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप पढ़ोगे ना, तो कि किसके कितने भेद है, कर्म के कितने भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद है, और ओके संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो इसको आपने याद रखना। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हमारे दो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा लिंग बदलो से है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, विपरीर्थक शब्द, ये हिंदी के ऐसे मेन टॉपिक्स है ना जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो कभी भी पूछा जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया लिंग की दृष्टि से जो दही है वो क्या है। तो जो अगर हम बात करें लिंग की दृष्टि से जो दही है वो हमारी पुल्लिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। जब भी आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि लिंग की दृष्टि से जो दही है वो क्या है, तो वो आपका पुल्लिंग है। इसको आपने ध्यान में रखना। अगर कभी भी टैट में पूछा जाए तो सीधे आपने पुल्लिंग के ऊपर टिक लगा लेना, और इससे क्या है कि आपका एक टाइम भी बच जाएगा, वरना सोचने में टाइम व्यर्थ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये लिंग बदलो से ही आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको प्लीज़ आपने पढ़ के जाना, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही है। नेक्स्ट बात करें जो क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया ये है, देवनागरिक हिंदी व संस्कृति के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है। तो जो हमारी मराठी और नेपाली है वो भी हमारी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है।
अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है, तो वो हमारी हिंदी हो गई, संस्कृत, मराठी व नेपाली। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत किसके भेद हैं? तो ये हमारे स्वर के भेद है, ना कि व्यंजन के। संधि के तो पहले ही नहीं है, वर्ण के तो स्वर और व्यंजन भेद है दो, और स्वर के भेद है ये आगे के, जो कि हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व की बात करें तो जिसमें हमारा सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ की बात करें जिसमें हमारा दुगना समय लगे, तो ये वाले शब्द हमारे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये वाले शब्द आएंगे। और प्लुत जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, हे राम, इस तरीके के शब्द हमारे प्लुत में आते हैं, तो इनको भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वर्ण से है। देखो जो वर्ण वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। जो जिसने ये वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, और इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी सेक्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और वो भी वीडियोस आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे स्वर होता है। जो स्वर होते हैं उनको किसी अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और जो व्यंजन है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। यहीं से एक और क्वेश्चन बन गया आपसे, अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि हिंदी में ऐसे क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन से वर्ण हैं जो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, तो वो हमारे व्यंजन हैं। और जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और ध्यान में रखना क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं हम भूल और फिर एग्ज़ाम में कंफ्यूज होकर कोई गलत ही आंसर को टिक करके आ जाता है, जबकि हमारे को पता भी होता है, फिर भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ जो भी कराई जाती है ना आपको, तो उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है याद में, तो आपको वो बता दी जाती है, तो उनके साथ ही थोड़ा नोट्स बना लिया, जिससे आपको भी बहुत ईजिली हो जाएगा और आपका जो टैट है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, युग्रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहीं पे बता लेता हूँ, ताकि कि आपको इजीली पता चल जाए। बाकी इसकी अलग से वीडियो आएगी मंडे को, आपके पास मेगा प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद आपको इसकी वीडियोस आते रहेगी क्वेश्चनों के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके टैट को क्लियर करने में। तो यहाँ पूछा गया है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड कर सकते हैं, मतलब इन शब्द क्या है, हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। नॉर्मली आप बोल सकते हो संधि विच्छेद। तो जब हम संधि विच्छेद की बात करें तो जो यहाँ पे विद्यालय है इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, जैसे कि विद्या जमा आल्य। तो जब इनका हम संधि विच्छेद करें तो जो इनके मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएगा। विद्या का जब अलग मीनिंग हो जाएगा, आल्य का मतलब अलग। तो ऐसे शब्द जिसका हम सार्थक खंड कर सकते हैं, और सार्थक खंड होने पे उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द की बात करें तो वो हमारे वो शब्द होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बोले जाते हैं, जैसे कि आना, जाना, खाना, इसके लिए हम रूढ़ शब्द के प्रयोग करते हैं। और बात करें तो योगरूढ़ शब्द, जिसका हम सार्थक खंड तो कर सकते हैं, पर वो किसी तीसरे, जब उनका सार्थक खंड करें तो किसी तीसरे ही व्यक्ति को मतलब दर्शाए। जैसे कि आपके पास ऐसे बहुब्रीहि समास होते हैं ना, वो उसके अंदर आता है योगरूढ़ शब्द के अंदर आपके पास। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे पूछा गया है कि भूतकाल में कितने भेद होते हैं? तो काल के क्वेश्चन आते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन में ना हमेशा भेदों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ देना। बाकी मैं आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से करा दूंगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप मंडे को होगा, वो भी आपका 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए ज्वाइन कर लेना आपने उसको। तो भूतकाल के हमारे पास 6 भेद होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है रस से। तो रस और अलंकार, इससे भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका जो हमारा भाव है वो है रति। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है, वो रति है। तो इसको आपने याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कारक से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, तो टेंशन मत करना। तो जो के लिए है वो हमारा संप्रदान के लिए यूज़ होता है, तो संप्रदान में के लिए होता है, तो कारक का ये वाला चिन्ह सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे सही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? विशेषण हो गया, संज्ञा होगी, सर्वनाम हो गए, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, तो इनको भी आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है वो हमारा आलसी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, आलसी।
नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा शब्द से आया हुआ है, लालटेन शब्द है। तो जो लालटेन शब्द है आखिर वो किस प्रकार का शब्द है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन के बारे में बात की थी, शायद से वो हमारा आया था यौगिक शब्द से। तो यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द है, ये आपके पास थे। और ये है आपके पास यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो जब हम बात करें तत्सम शब्द की, आखिर जो तत्सम शब्द है ये कैसे शब्द होते हैं, तो ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। मतलब कि वो शब्द जो कि हम हिंदी भाषा में वैसे के वैसे लिखते हैं। तत्सम शब्द वो होता है जो ज्यों के त्यों वैसे ही हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम जैसे लिखते हैं विद्या, तो जो विद्या है वो हमारा तत्सम शब्द है। तो हिंदी में भी हम विद्या लिखते हैं। तो कई बार जो ऐसे शब्द होते हैं जो तत्सम से तत्सम आपसे पूछा जाए कि तत्सम शब्द कौन से होंगे, जो कि आपके संस्कृत के शब्द होंगे। अगर आपको कहीं भी हलंत लगी होगी किसी भी वाक्य में या फिर विसर्ग लगी होगी तो समझ लेना आप वो तत्सम है। तद्भव वो वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से आप हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। जैसे कि आप बोलोगे दंत, तो दंत को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, दांत। तो ये हमारा तद्भव है, जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर देशज की बात करें जो आपकी देसी लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जैसे कि खिड़की होगी, गाड़ी हो गई, बैंगन, आलू, ये शब्द जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। और विदेशज शब्द वो थे जो अन्य भाषा के बोले गए, आपके इंग्लिश के हो गए, लैटिन भाषा के हो गए, रशियन हो गई, फ्रेंच हो गई। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके आते हैं विदेशज शब्द में। तो ये जो लालटेन है ये भी हमारा विदेशज शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो परिसीमन, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उनका समय समय पर क्या है, परिसीमन किया जाता है। जब भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो बस आपने याद रखना कि क्या किया जाता है, उनका परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे थोड़ा मतलब कि आप ना तो रूल लगा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो एन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल लिख के ले जाया करो ताकि कि आपको पता लगे। क्योंकि अगर आप अभी लिखोगे तो एग्जाम टाइम आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो आप अगर पढ़ोगे एक बार कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो परिसीमन, अगर आपको बाय द वे क्वेश्चन आ गया है तो आप सीधे टिक कर लोगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समास से आया हुआ है। समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास और संधि, इनको भी आपने एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे आया हुआ है, रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो जो हमारे रात दिन, आज कल, सुबह शाम, माता पिता, ऐसे शब्द हो जहाँ पे या तो और लगे या बीच में डैश लग जाए तो वो हमारे द्वंद्व समास होते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना। जब भी आपके पास ऐसे समास आएंगे जैसे कि रात दिन, छोटा बड़ा, सुबह शाम, माता पिता, ऊपर नीचे, तो ये वाले शब्द जो होते हैं हमारे, ये हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तो यहीं पे हम बात कर लेते थोड़ी बहुत समास के बारे में भी। जो द्विगु समास होते हैं वहाँ पे आपका काउंटिंग बोले तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ऐसे तरीके के शब्द जहाँ पे आपके पास पंचअमृत हो गया, इस तरीके के शब्द आए तो हमारे द्विगु है। जब आपके पास काउंटिंग आ रही है सबसे पहले त्रिभुज है, जैसे तीन भुजा वाला, तो त्री की आवाज़ आ रही है, मतलब इस तरीके के जो शब्द होंगे वो आपके द्विगु के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कर्मधारय समास वो होते हैं जिसमें कि कर्म धारण किया होगा। जैसे कि नील गाय, तो नील गाय का मतलब क्या, नीली है गाय, जिसमें रंग के बारे में बता रहे हैं, नीला नील कमल, नीला है कमल। तो जैसे कि महान पुरुष, हम महान पुरुष के कर्म के बारे में बता रहे, किसी के रंग के बारे में बता रहे, तो वो हमारा कर्मधारय समास के अंदर आता है। अव्यय भाव के बात करें तो इसमें जो हमारा पहला अव्यय होता है वो प्रधान होता है, तो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के अगर समास पूछे जाए तो वो हमारे अव्यय भाव समास के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो द्वंद्व समास होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, इसके रात दिन या तो बीच में स्लैश लगा होगा या आपके पास और लगा होगा, ऐसे समास आ गए तो समझ लेना वो आपके द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। जो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो जो अमीर खुसरो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या था इस बार पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है, तो अमीर खुसरो। बाकी जो ये आपके पास तीन ऑप्शन दे रखे तो इनका जो कवि है वो मतलब भक्ति काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसमें भी कोई ऐसा रूल वगैरह नहीं है, इसको भी याद रख लेना आप। समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा लताओं के साथ प्रयोग किया जाता है। जो कुंज है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा लताओं के साथ किया जाता है, इसको आपने ध्यान रख लेना या तो नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट बात करें तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो फिर से समास से पूछा गया है, गिरिधर समास पद में कौन सा समास है। तो जो गिरिधर है वो देखो आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाता है गिरिधर, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। जो भी समास आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाए जैसे कि नीलकंठ हो गया आपका, और क्या होता है आपके पास जैसे कि रावण के लिए क्या बोलते हैं दशानंद हो गया, और जैसे गणेश भगवान के लिए लंबोदर। तो ऐसे वाले शब्द जिसमें कि हमारे पास भगवानों के लिए यूज़ किया जाए तो ऐसे शब्द हमारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो द्वंद्व क्या आपको पता है, द्वंद्व में आपके पास या तो बीच में डैश लगा होगा या और लगा होगा, जिसके रात दिन, सुबह शाम, ऊपर नीचे, ऐसे शब्द में आएगा द्वंद्व में। द्विगु की बात करें तो काउंटिंग वाले शब्द जिसमें कि पंचामृत, त्रिभुज, इस तरह के शब्द हो गए तो वो हमारे द्विगु के अंदर आ गया। अव्ययभाव समास होगा हमारा जिसमें कि पहला अव्यय प्रधान होगा, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के शब्द हमारे अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। जो हमारे गिरिधर समास होता है, समास है, ये हमारा इसके अंडर आता है। जब भी भगवानों के नाम आएंगे मतलब भगवानों के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो जैसे नीलकंठ वगैरह वगैरह, तो ये आपके इसके अंदर आते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना क्योंकि समास से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से शब्द से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया अटालिका शब्द है। जो अटालिका शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है। क्यों ये तत्सम शब्द है इसका लॉजिक समझो। मैंने जब आपको पहले भी ये मतलब इससे पहले इसी वीडियो में बताया, जो तत्सम शब्द होते हैं हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। जिस भी शब्द में आपके पास हलंत लग गई या फिर विसर्ग लग गई वो तो बिल्कुल ही तत्सम शब्द है। तो वहाँ तो आपने ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। याद रखना बस तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द। तद्भव शब्द की बात आए तो हमारे हिंदी के शब्द हो गए, और जो कि हमारे जैसे कि दंत को मैंने बोला था दांत में परिवर्तन करके हम लिखते हैं हिंदी में, तो मतलब दांत होता है तो जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है तो देशज। देशज आपको बताया जैसे कि अपनी भाषा में बोल जाता है जैसे कि आलू, बैंगन, लोटा। ज़्यादातर जो लोटा शब्द है ना ये बहुत बार पूछा जाता है कि लोटा शब्द कौन सा शब्द है, इसको भी ध्यान रखना है, देशज है। नेक्स्ट विदेशज शब्द की बात करें तो ये विदेशी शब्द है हमारे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिए जाइए, जैसे कि मास्टर हो गया या डॉक्टर हो गया आपके पास। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये आपके विदेशज शब्द के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बस इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखना, इनके जो लॉजिक्स है वो थोड़े बहुत मैंने आपको बता लिया आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तत्सम तद्भव शब्द हो गए, योग रूढ़ शब्द हो गए, रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्ह को क्या कहते हैं। तो उसको हम हमेशा लिपि कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन को चिन्ह को क्या कहते हैं तो हमारा लिपि होता है। लिपि में हमें जो हर एक चीज़ की देखो आपके पास लिपि है, हिंदी जो वर्णमाला है इसकी आपके पास लिपि है। तो अलग अलग लिपि होती है हर एक चीज़ को लिखने के लिए। जो भी हम मौखिक ध्वनि बोले जो हम मुंह से बोलते हैं उन चीज़ों को हम जब लिखेंगे तो वो एक लिपि के अंदर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है उच्चारण स्थान, क्योंकि उच्चारण स्थान भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस मैंने पहले बता रखा है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है ताकि कि आपको अच्छे से इजीली आसानी हो जाएगी पेपर के लिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो रॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो रॉ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके रस से आया हुआ है। तो ये निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। तो हमारा श्रृंगार, जो श्रृंगार है उसे रसराज कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड हो गए तो आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुहावरे से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है आपके यहाँ, देने से इनकार करना। तो इसलिए सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे मुहावरे से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी याद रखने लेना, अंगूठा दिखाने का मतलब है देने से इनकार करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझ लो। उपसर्ग होता है आपका सबसे पहले स्टार्टिंग वाले, ठीक है। जो प्रत्यय होता है वो होता है जो आपके एंड में होता है। जो शब्द के स्टार्टिंग में होता है वो उपसर्ग है, जो शब्द के एंड में होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके पास बेइंसाफ का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है।
तो जब भी आपके पास उपसर्ग पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जैसे कि आपके पास यहाँ बेइंसाफ है, तो बेइंसाफ जो ई है और बे है, तो आपको जो सॉरी ए की मात्रा है ये भी आपकी स्वर है, और जो ई है ये भी आपका स्वर है। तो कभी भी दो स्वर आपके पास उपसर्ग के अंदर नहीं आते हैं, तो जो उपसर्ग है वो सिर्फ बे ही है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए कि दो जो स्वर है वो इकट्ठे हो, मतलब लगे हुए, जैसे यहाँ पे है बे, ए की मात्रा होगी और ई की मात्रा, तो ये जो है तुम्हारा जो पहला जो बे है सिर्फ ये ही आपका उपसर्ग के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके पास सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें जो हमारे पास स्वर संधि का उदाहरण है वो हमारे पास पवन, जो पवन है वो हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास ये बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन भी स्वर से और मतलब संधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, जैसे कि स्वर संधि होगी, संधि के कितने भेद है? तो 3 भेद है, स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी और एक आपकी विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो संधि है, जो स्वर संधि है वो किस तरीके से बनती है, और जो व्यंजन संधि है वो किस तरीके से बनती है, जो आपके पास विसर्ग वाली संधि है वो कैसे होती है, तो जिसमें तो विसर्ग होगा वो तो आपके विसर्ग संधि के अंदर ही आते हैं। और जैसे स्वर संधि है तो इसमें आपके पास क्या है, स्वरों के बारे में, जैसे कि अ जमा अ इस तरीके से बनता है, अ जमा आ किस तरीके से होता है, इस तरीके के आपके पास स्वर संधि के अंदर आते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाते हैं संधियों से रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आप टेंशन मत करना, जो आपका अभी मंडे को मेगा प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको सारे रूल बताए जाएंगे, तो वो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो उस सेट को कोई भी मिस मत करना। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है जो क्ष ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? तो ये हमारे संयुक्त वर्णों के अंदर आती है। यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। फिर अघोष और सघोष हो गए, ये तो अलग चीज़ होगी। तो जो बस आपने याद रखना कि ये आपके पास सिर्फ संयुक्त व्यंजन के अंदर 3 चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें आती है, क्ष हो गया, त्र हो गया, ऐसे वाले शब्द जो है वो आपके पास संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भाषा डैश होती है, आखिर भाषा किस प्रकार की होती है? ए परिवर्तनशील होती है, बी ये आपके पास स्थायी होती है, सी है निश्चित, और डी आपके पास दिया है अपरिवर्तनशील। तो जो भाषा होती है ना वो हमारी परिवर्तनशील होती है, वो बदलते रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल डैश बोलियां है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 544 बोलियां है। तो इनके अनुसार हमारे जैसे 544 बोलियां है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछ दिए जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको आपने नोट डाउन करना होता है, जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कोई आपको रूल्स नहीं पढ़ने हैं ग्रामर के, तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखना होता है या लिख लेना होता है, ताकि कि आपको जब आप टेट की तैयारी कर रहे हो, मतलब टेट देने जाओगे, तो उससे पहले 1-2 दिन पहले आप इजीली रिवाइज कर सको। क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है हमारे पास हिंदी में जहाँ पे कि आपके रूल्स लगते हैं तो आप कर लोगे, बट यहाँ कोई रूल वगैरह नहीं है, तो ये ऐसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन तो है नहीं है। यहाँ पे जो है वो है निश्चित है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना होगा और इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा आखिर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या डैश है? तो आपको पता है जो व्यंजन है वो हमारे पास 33 होते हैं और स्वर हमारे पास 11 होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा भी जाता है। तो व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? 33। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें तो शुद्ध शब्द का चयन करें, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सन्यासी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपसे इसी के रिगार्डिंग पूछा गया कि शुद्ध शब्द का चयन करें। ये आपके पास 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर शुद्ध शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इनको भी आप लिख सकते हो शुद्ध शब्द वाले, क्योंकि क्या पता इन्हीं के रिगार्डिंग पूछ दिया जाए उस वक्त, तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे इजीली कर पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गृह बसाकर रहने वाले को डैश कहते हैं? तो गृहस्थ जीवन, जो गृह बसाकर रहे तो उसे हम गृहस्थी जीवन कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए गृहस्थ जीवन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपसे और भी बहुत बार पूछे गए हैं पहले। उसका अंबर फट गया है में अंबर का अर्थ क्या है? ए है आकाश, बी है कपड़ा, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम यहाँ पे बात करें तो एक मुहावरा, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी इसका सही।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से ही आया हुआ है। तो देखो मैंने जो सुबह आपको टॉपिक बताए थे सिलेबस, उसी के रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पूछा गया अ जमा ए होता है ए के बराबर, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी। नेक्स्ट बात करें 69th क्वेश्चन, ये भी आपका संधि से है। कभी का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा कब जमा ही, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। ए है वह, बी है ये, सी है जो, डी है सो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं आपके पास। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। ए है सुंदरी, बी है सुंदरा, सी है सुंदर, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सुंदर का विशेषण होगा तो वो हमारा सुंदरी होगा। जब हम एक महिला के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो हम सुंदरी बोलेंगे, सुंदर नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए। तो जो आपका विशेषण वाला टॉपिक है हिंदी ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जा सके, जैसे कि आपके यहाँ पे पूछा गया है पवित्रता से विशेषण बनेगा, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पवित्र। तो विशेषण के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको टॉपिक में बताया सुबह। पर अभी जो हम हैं वो हम सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो इसकी टेंशन आप मत करना। बट प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करेंगे डेली, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं क्या वो पूछे भी जा रहे हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भविष्य काल से किस समय का बोध होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ना हर साल पूछे जाते हैं, भविष्य काल से, वर्तमान काल से और भूतकाल से आखिर किस समय के लिए बोध होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे बीता हुआ समय, बी है चल रहे समय, और सी है आपके पास आने वाले समय, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जब हम बात करें बीते हुए समय की, तो ये हमारा आता है भूतकाल में, जो हमारा बीत चुका है। चल रहा समय हमारा वर्तमान काल में आता है, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। आने वाला समय ये हमारा भविष्य काल में आता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो भविष्य काल से हमारा आने वाले समय का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में जी कौन सा निपात है। तो जो जी है वो ना आदर बोध कर रहा है, मतलब एक सम्मान दे रहा है किसी को। इंदिरा जी, किसी के नाम के पीछे जब आप जी लगाते हो तो आप उसे आदर सम्मान दे रहे हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपके पास, क्योंकि जो आपसे पूछा गया जो आपने इंदिरा जी के पीछे जी लगा रखा है ये किस निपात है, तो ये हमारा आदर बोधक है। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा गया है, तो ये अनपढ़ है, जो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा हुआ है। अनपढ़ का शाब्दिक अर्थ है, आप सभी को पता है अनपढ़ का आखिर शाब्दिक अर्थ होता क्या है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहते हैं, हम अनपढ़ कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा। तो ये आपका विलोम शब्द से आता है, तो लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, इससे आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो जो ओजस्वी का विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछा गया है, ये है ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है। तो ये विस्मयार्थक वाक्य है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है ना तीन में ना तेरह में मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन सही है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी किसी काम का ना होना। तो मुहावरे से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद ही रख लेना आप, किसी काम का ना होने वाले को आखिर मुहावरे में क्या कहा जाता है, ना तीन में ना तेरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा गया है काठ का आलू का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये वाला मुहावरे का यूज़ किया जाता है काठ का आलू। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड भी हो जाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं था कब आपके पास क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपके इतने हेल्पफुल होते हैं कि आप इनको सॉल्व कर लोगे तो आप टैट इजीली क्लियर कर सकते हो। आप चाहे जो मर्जी टैट दे रहे हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, एक बार समझ लिया, तो उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा, घुमा फिरा के पूछेंगे तो पर क्वेश्चन वैसे ही आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पे हमारे से पूछे गए ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है। तो ये मुक्ति बोध की रचना है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचनाओं से, तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कवि के नाम से, कवित्रियों के नाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास। रचनाकार कौन है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। जो ब्रह्म राक्षस है वो हमारी मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपकी रचना से ही आया। तो मैंने कहा है जो रचना वाले क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। महाभारत किसकी रचना है, तो ये हमारी वेद व्यास की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा को द्विगुणित करने वाले साधन को क्या कहते हैं। ए है छंद, बी है समास, सी है कारक, डी है अलंकार। तो हमारा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। हिंदू रीत के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार होते हैं। ए है 4, बी है 6, सी है 16, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 16। हिंदू रीत के अनुसार हमारे कुल 16 संस्कार होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कवियों से पूछा गया है। रीतिकाल में वीर रस के कवि है, तो ये हमारे भूषण है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन है, तो हमारे भूषण है। तो कवि और रचनाओं के जो क्वेश्चन आए ना अभी इनको आप लिख लेना, क्योंकि ये आपके पास बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके HP टेट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी नहीं है। ए है उर्वशी, बी है आपके पास समृद्धि की रेखा, सी है यामा और डी है पथ के साथी। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। जो उर्वशी पुस्तक है वो महादेवी द्वारा नहीं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो आपको पता है जो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है और हमारे पास 11 स्वर है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कृपया जाए यह कैसा वाक्य है। ए है प्रश्नवाचक, बी है अनुरोधवाचक, सी है आज्ञावाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम कृपया की बात करें, जब हम प्लीज़ बोल रहे हैं किसी को, तो हम वहाँ पे एक अनुरोध कर रहे हैं किसी को, ना कि प्रश्नवाचक या कोई प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ अनुरोध करें कि आप यहाँ से जाइए प्लीज़। तो ये हमारा अनुरोधवाचक वाक्य है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो ये हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेखक हो गए, रचनाकार हो गए, संपादन हो गए, आखिर किसके द्वारा कही गई है ये वाली बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आ जाते हैं HP टेट में। तो इनको आप नोट डाउन कर लेना रचनाओं लेखकों के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये था हमारा प्रिय प्रवास। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो पूछा गया है वो है विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की। तो ये हमारी मेनका ने भंग की थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि जो आज की वीडियो है वो आप सबको हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह से आपको डेली एक HP टेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियोस मिला करेगी। साथ ही साथ उसके बाद आपको मतलब कंटेंट वाइज मतलब बोले तो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मिला करेगी, जो कि आपको 6 बजे के बाद मिला करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।